हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर कोई ऑथर है और जो ऑथर हैं, बुक्स के ऑथर हैं, उन्हें कोई रॉयल्टी मिलती है या कोई अदर फॉर्म ऑफ इनकम उनको रिसीव होती है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसका बेनिफिट वो कैसे ले सकते हैं, कैसे जो उनको रॉयल्टी इनकम मिल रही है, उनकी मेहनत की जो इनकम मिल रही है, उसका जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट की हेल्प से। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिटेल में कवर अप करेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन द टेक्स्ट बुक, सेक्शन 80 डबल क्यू बी। ठीक है, तो आज डिटेल में कवर अप करने वाला है ये हमारा सेक्शन। ठीक है, क्यों है हमें हमेशा ये जानना चाहिए कि कोई भी सेक्शन हम पढ़ रहे थे उसके पीछे इनकम टैक्स की माइंडसेट क्या था, इसको एक्ट में लाने का माइंडसेट क्या था। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये इन बेनिफिट जो मिलने वाला है वो इंडियन ऑथर्स को मिलने वाला है। ठीक है, जो कि इस सेक्शन का बेनिफिट लेकर के उन्हें अगर जो रॉयल्टी इनकम मिल रही है टू दी स्पेसिफाइड बुक्स के थ्रू, तो उसका वो इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यस, ये केवल इंडियन ऑथर्स हैं जो रेसिडेंट इन इंडिया हैं। सेक्शन 80 डबल क्यू बी इज अ फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग अ टैक्स इंसेंटिव to Indian authors. The section permit taxpayer to claim tax deduction on royalty earned from the sale of books. तो आई बिलीव आपको पता होगा कि भई जो एक ऑथर होते हैं वो कई समय अपना दे कर के बुक्स को लिखते हैं, अपने टैलेंट को, अपनी एक्सपर्टीज़ को उसमें शेयर करते हैं एंड देन फिर वो बुक प्रिंटिंग के लिए जाती है, वहाँ पे एडिटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, बाइंडिंग होती है एंड देन फिर वो फाइनल स्टेज पे सेल के लिए जाती है। तो काफ़ी लंबे प्रोसीजर्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये ऑथर्स हैं वो को-लिंक करते हैं विद अदर इंस्टीट्यूशंस जो उनके बिहाफ में ये सब काम करते हैं और रिटर्न में उन्हें मिलता है रॉयल्टी इनकम। ठीक है, तो इस रॉयल्टी इनकम का जो इनकम टैक्स बेनिफिट है, इसको आज हम इस सीरीज के पार्ट में डिटेल में कवर अप करेंगे। तो एसएससी मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई इंडिविजुअल को ही मिलेगा और वो भी केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑथर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो दो कंडीशन निकल के आ रहे हैं। पहली कंडीशन कि इंडिविजुअल को मिलेगा जो कि रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और दूसरी कंडीशन कि वो या तो ऑथर हो या जॉइंट ऑथर हो। जी हाँ, जॉइंट ऑथर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कई बार क्या है, दो ऑथर्स मिल करके जो है चैप्टर्स को कंपाइल अप करते हैं, स्टोरीज को कंपाइल अप करते हैं और बुक्स को पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो पर्पस बताया और इंडिविजुअल कौन है, कौन से इंडिविजुअल को इसका बेनिफिट मिलेगा, उसको कवर अप किया गया है एसएससी की डिफिनीशन में। तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि एसएससी में एक्चुअली में कौन-कौन है और फिर इस सीरीज़ के इस पर्टिकुलर सेशन में आगे बढ़ेंगे। Only resident Indian author are eligible to claim deduction under Section 80 QQ. To claim deduction under Section 80 QQ, the following two conditions must be satisfied. First, the taxpayer should be an individual who is resident of India. Second, the taxpayer should be an author or joint author of a book which is a work of literary, artistic or scientific nature. ठीक है, तो इस सीरीज में जो आपको कंटेंट मिलने वाला है हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेगा। इसके पीडीएफ को भी हम आपको टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर देंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी कोई क्वेरी ही ना अराइज हो। स्टिल अगर कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करके क्लियर कर सकते हैं। तो एसएससी तो हमने देख लिया, पर्पस भी देख लिया सेक्शन का, और अमाउंट पैसों की बात आए तो उसे जानना ज़रूरी है कि कितना अमाउंट डिडक्शन मिलने वाला है। तो मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख, यानी अगर रॉयल्टी इनकम 2 लाख की है तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख का, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख। और कभी भी हम डिडक्शन की मदद से लॉस नहीं क्लेम करते, ये मैंने ऑलरेडी हमारे पास सेशन में कवर अप किया है। और जो इनकम टैक्स के डिडक्शंस हैं उसको डिटेल में हमने सारे सेशंस को काफ़ी डिटेल में कवर अप किया है, और कई चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको इन बिटवीन भी बताई हैं कि क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे सोचना है डिडक्शंस को क्लेम करते वक्त। So the amount of deduction is under Section 80 QQ. Authors can avail income tax deduction of up to rupees 3 lakhs or up to the amount of royalty income received, whichever is lower. Okay. So if you receive a royalty of say 2 lakh, then you will get the benefit of 2 lakh. And suppose you are getting a royalty of 5 lakh, then you will get the maximum benefit of 3 lakh. So whichever is lower, this will be the amount of deduction. अब कौन कौन सी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी हमारी जो है एलिजिबल इनकम होने वाली है। तो फर्स्ट है द इनकम में बी रिसीव्ड आइदर वे ऑफ लमसम कंसिडरेशन फॉर द असाइनमेंट
और ग्रांट ऑफ एनी ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ एनी बुक। ठीक है, तो अमाउंट जो है आपको लमसम में रिसीव हो रही है। ठीक है, कि भाई आपका मनी कोई कॉन्ट्रैक्ट था से, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, और आपको पब्लिशर ने ये बोला कि भाई हम आपको लमसम में 4 लाख दे दे रहे हैं या 5 लाख दे दे रहा है। ठीक है, तो इनकम मे बी रिसीव्ड आइदर बाई वे ऑफ लमसम कंस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर द असाइनमेंट, या ग्रांट के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्रांट के फॉर्म में भी अगर मिले या लमसम के फॉर्म में भी मिले तो वो हमारी एक एलिजिबल इनकम हो जाती है। सेकेंड, सच बुक शुड बी अ वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर, और ऑफ रॉयल्टीज और कॉपीराइट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बुक। तो चाहे आपको लमसम में मिल रही है, किसी फॉर्म में भी मिल रही है, लेकिन वो इस नेचर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो एक बार क्विक रीडिंग करते हैं टू कंडीशंस की, देन स्विच करेंगे थर्ड कंडीशन पे। This income may be received either by way of lump sum consideration for the assignment or grant of any officer interest in the copyright of any book. Second, such book should be a work of literary, artistic, or scientific nature, or of royalties or copyright fees, whether receivable in lump sum or otherwise in respect of such book. थर्ड, एलिजिबल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सी बुक्स में, स्कूल की टेक्स्ट बुक कोई है और आपने उसको री राइट लिखा है, इजी फॉर्म में लिखा है, तो वो स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। गाइड्स जो इश्यूज होती हैं, कमेंट्रीज जो इशू होती हैं, बाउचर्स इश्यूज होते हैं, डायरी बनाते हैं आप, मैगजीन इश्यूज होती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल हैं, पैम्फलेट्स हैं, ट्रैक्ट्स एंड अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये जो लास्ट में वर्डिक्ट दे रही है ना, अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर, एक वाइड ओपनिंग रख दी है कि बहुत चीज़ें एक्सक्लूड भी हो सकती हैं। So this deduction shall not, however, be available in respect of royalty income from textbook for school, guide, commentary, voucher, diaries, magazine, newspaper, journal, pamphlets, ट्रैक्ट्स एंड अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर। तो एलिजिबल इनकम हमने देख ली। उसके बाद हम कंप्यूट कैसे करेंगे भाई इस इनकम को, हमने इनकम निकाली, सबसे पहले हमने देख लिया वो रेसिडेंट है कि नहीं ऑथर। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि भाई उसको इनकम कैसी हो रही है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमें कंप्यूट कैसे करना है इस डिडक्शन को। तो कंप्यूट कैसे करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम, रॉयल्टी हो या कॉपीराइट फीस हो, रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ लमसम, यानी कि लमसम में नहीं मिली होनी चाहिए वो। ठीक है, अदर देन लमसम फॉर्म में होनी चाहिए, और बिफोर अलाउइंग एनी एक्सपेंसेस अट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम, यानी रॉयल्टी फीस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करने से पहले, है ना, आपकी जो एलिजिबल इनकम आई है वो आपकी शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% तक होगी तो चलेगा। ठीक है, for the purpose of calculating the deduction under this section, the amount of eligible income before allowing expenses attributable to such income shall not exceed 15% of what? 15% of the value of the book sold. 15% of the value of the book sold during the previous year. Subject to note that the royalty or copyright fee received otherwise than by way of lump sum, यानी lump sum के केस में ये applicable नहीं होगा। However, this condition is not applicable where the royalty or copyright fees is receivable in lump sum in lieu of all rights of the author in the book। ठीक है, तो lump sum केस में ये applicable नहीं होने वाला है 15% का जो क्राइटेरिया है। हमने बेसिक कंडीशन तो देख ली भाई कि रेजिडेंट होना चाहिए, है ना, और किससे रिलेटेड होना चाहिए, कैसे तरीके का वर्क होना चाहिए। अदर कंडीशंस क्या हैं, सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। उसके बाद अगर कोई बाहर से इनकम हो रही है, मतलब अदर देन योर रेजिडेंट कंट्री, यानी इंडिया के बाहर से कोई इनकम अराइज हो रही है, तो वो कन्वर्ट हो जानी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, अब ये 6 मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 6 मंथ आपका जो कैलकुलेट होगा वो बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उससे पहले विद इन दी 6 मंथ में आपने उसे कन्वर्ट करा के इंडिया में मंगा लेनी है। So let's read the condition. Furnishing of certificate in prescribed form, and where the SSE earn any income from any source outside India, he or she should bring, ठीक है, लेके आना है, such income into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year in which such income is earned.
ठीक है, और विद इन सच पीरियड एज अ competent authority may allow in this behalf for the purpose of claiming deduction under this section. तो यानी आपका जैसे मानिए प्रीवियस ईयर से कंप्लीट हो रहा है, जो भी ईयर है, से 2023 है या 2024 है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में या आपकी केस स्टडीज में कुछ भी मेंशन नहीं हुआ, तो कंपिटेंट अथॉरिटी का एक वाइड ओपनिंग दे दिया कि विद इन सच फर्दर पीरियड एज द कंपिटेंट अथॉरिटी मे अलाउ। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है केस टू केस एंड क्राइटेरिया वाइज में। अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है या आपका केस साइलेंट है, तो क्राइटेरिया 6 मंथ्स का एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट को प्रिपेयर करेंगे। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू आपको 80 WQB की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि पहले आपको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें इनकम टैक्स में खासकर, और आपको कैसे सोचना है ये मैंने ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस 2 सेशंस में एक रोड मैप आपको बताया कि आपको सोचना कैसे। भाई सबसे पहला स्ट्रैटेजी होता है हमें कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। उसके बाद सेकंड में होता है भी रिवीजन भी तो करना है, तभी तो वो आपके माइंड में सेटल होगा। तो उसको सोचना कैसे, उसे रिवाइज कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, आप प्रीवियस सेशंस को देख लें कंप्लीट इनकम टैक्स रिडक्शन में। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कैसे इसे कोई किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करके माइंड में सेटल कर सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। सारे आंसर्स एंड एनालिसिस भले ही मुझे थोड़ा समय लगे, लेकिन मैं आपको ज़रूर दूंगी विद आफ्टर दी रिसर्च एंड एनालिसिस। सो समटाइम इट मे डिले, बट आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑथेंटिकेटेड एंड आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस ही मिलेगा। सो अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। आई बिलीव आज के सेशन में आपको कुछ 0.1% वैल्यू एडिशन मिला हो, तो अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस डेफिनेटली शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।